बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1। जी, ये अचानक क्या हो गया? ये अचानक ये इनकी वजह से हो गया। अब्दुल गनी ने कहा कि सर बीच में मत छोड़िए, हमें आधे रास्ते में छोड़ के मत जाइए और एडवांस 1 पूरा करवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, आपको आधे रास्ते में नहीं छोड़ते, पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स का बहुत ज़ोर है, टाइम थोड़ा है और तकरीबन कोशिश है कि वो वीडियोस पूरी हो जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत इसके लिए गुंजाइश निकाल लेंगे। टेंसेस तो कम से कम पूरे हो जाएं। लेक्चर नंबर 24 जो है वो हमारे पास अभी नहीं बना, क्योंकि वो है रिवीजन का। क्योंकि पूरा एक मेन टेंस करने के बाद फिर हम रिवीजन करते हैं। याद है आप लोगों को? कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई, थर्ड मेन टेंस की तरफ आ गए हम। थर्ड मेन टेंस कौन सा हमारे पास? फ्यूचर। ठीक है, और फ्यूचर का कौन सा पहला सब टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। और उसकी कौन सी वॉइस है? इंडेफिनेट टेंस। और इसकी कौन सी वॉइस है? इसकी एक्टिव वॉइस है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ठीक है भाई। अब्दुल गनी, ये आ गए हम लेक्चर 25 पे। हमारा प्रोसीजर क्या होता है? हमारा प्रोसीजर होता है कि हम जो सीख रहे हैं, इंग्लिश से उर्दू की तरफ नहीं जा रहे हैं हम अपनी ज़बान, कौमी ज़बान उर्दू से इंग्लिश की तरफ जाएंगे। समझ आ रही है बात? उर्दू से इंग्लिश की तरफ जाएंगे। अब हम अपनी ज़बान के उन सेंटेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे जिनमें आखिर में गा गी गे आता है। गा गी गे वग़ैरह। और ये क्या बताते हैं? ये आने वाले वक्त के बारे में बताते हैं। आने वाले वक्त के बारे में, यानी कि फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में। वक्त 3 है ना, एक मौजूद है, एक जो गुज़र चुका और एक आने वाला है। और दूसरी क्या ख़ास बात कि आने वाले वक्त में किसी काम के होते हुए को आप बताएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कराची जाऊंगा, मैं कराची जाऊंगा। अब ये फ्यूचर की बात हो रही है, मैं कराची जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि गा तो सब में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गा तो पहचान है फ्यूचर की। लेकिन फ्यूचर में क्या? फ्यूचर में तो 4 सब टेंसेस हैं। पहला जो है वो ये 3 तो बता रहा है कि 3 फ्यूचर में थर्ड मेन टेंस करने जा रहे हैं। अब हर मेन टेंस के अंदर हमारे पास 4 सब टेंस होते हैं या नहीं होते? इसके अंदर भी हमारे पास 4 सब टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 सब टेंस आ गए इस एक मेन टेंस के अंदर। सबके अंदर आखिर में गा आएगा। तो सबके आखिर में गा आएगा तो हम पहचानेंगे कैसे कि इसको इंडेफिनेट के तरीके से बनाना है, या कंटिन्यूस के तरीके से बनाना है, या परफेक्ट के तरीके से बनाना है, या परफेक्ट कंटिन्यूस के तरीके से बनाना है। समझ में आ गई बात? तो मेरे साथ रहिए आप। फ्यूचर की जो पहचान है वो आपको बता दूं, वही फ्यूचर इंडेफिनेट की पहचान है। यानी कि क्या? बड़ी ही आसान सी के आखिर में गा लिखा हुआ आएगा। मैं कराची जाऊंगा, ये सिंपली जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका फॉर्मूला क्या कह रहा है? क्योंकि एक्टिव वॉइस है तो डेफिनेटली जब हम ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे, मैं ये बात अगर बोलना चाहता हूँ किसी को इंग्लिश में, मैं कराची जाऊँगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये बोलने के लिए मैं सोचूंगा तो सही ना। सोचे बगैर कोई बोल सकता है? नहीं, मैं सोचूंगा पहले फिर बोलूँगा। मैं कराची जाऊंगा उर्दू में सोचूंगा और उर्दू में ही बोल दूंगा। अगर इंग्लिश में बोलना हो तो मैं कराची जाऊंगा, उर्दू सोचा तो उर्दू में। आप इंग्लैंड बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में किसी अंग्रेज़ से बात कर रहे हैं, अब उससे कोई बात करेंगे, उसको बताएंगे आप मैं कराची जाऊँगा, ये आप बोलना चाहते हैं, तो बोलने से पहले सोचेंगे तो सही। किस में सोचेंगे? उर्दू में सोचेंगे, ये आपकी कौमी ज़बान है। समझ आ गई बात? तो आपने जहन में सोच लिया मैं इसको बोलूँगा मैं कराची जाऊँगा। अब इसको ये ही एज इट इज़ उसको बोल देंगे तो उसको थोड़ी ना समझ आएगा, वो तो इंग्लिश ज़बान समझता है। तो आपको अपने जहन में ही, ब्रेन में ही इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तर्जुमा करना पड़ेगा इसका आपको अपने जहन में ही सोचेंगे, उसी वक्त तर्जुमा करेंगे और ज़बान से अदा करेंगे।
अब तर्जुमा आप जब करेंगे जब आप पहचान लेंगे, आप ये पहचान तो गए कि फ्यूचर का है और फ्यूचर इंडेफिनिट का है, लेकिन अब तर्जुमा करें कैसे इसको जहन में, क्या हमें तरीका आता है इसके तर्जुमा करने का, इसके ट्रांसलेट करने का? इसको ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है? ये फार्मूला आपको बता रहा है कि आप इस सेंटेंस को कैसे जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, इस जुमले को। तो फ्यूचर का तो है, फ्यूचर इंडेफिनिट का भी है, एक स्टेप आगे रह गया। वो क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? जी, ये अगला मरहला है। ये सारी चीज़ें उसी वक्त आपको गौर करनी होती हैं जब आप ट्रांसलेट करने के लिए बैठते हैं। तो आप ये देखते हैं कि ट्रांसलेट करते हुए, तर्जुमा करते हुए सबसे पहली क्या चीज़ देखते हैं? मैंने पहली तफसील से बात बताई है, जो बच्चे पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं ना, वो तो समझ जाएंगे। सबसे पहले आप देखते हैं वर्ब, आया आप जो जुमला उसको बोलने जा रहे हैं उसमें वर्ब है या नहीं है। वर्ब मतलब काम है या नहीं है। मैं कराची जाऊंगा, सबसे पहले सेंटेंस में उसको ढूंढ लें आप। जाना, ये क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं गो, और यही तो काम है, यही तो वर्ब है। समझ आ गई बात? तो आपने देख लिया यहाँ पर कि इसमें वर्ब मौजूद है, तो आप समझ गए कि ये जुमलों की कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है। ये है हमारा वर्ब वाले सेंटेंसेस। क्या कहा मैंने? वर्ब वाले सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जिनमें काम है। अब वो सेंटेंसेस जिनमें काम है उनको हमने 3 ज़मानों में डिवाइड कर दिया है। ज़माना हाल के जुमले, ज़माना मुस्तकबिल के जुमले और ज़माना माजी के जुमले। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगला स्टेप फिर आपका आएगा कि आप इसमें देखेंगे कि ये जो है हमारा वो किस मेन टेंस से ताल्लुक़ रखता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। गा से पता लग गया कि ये फ्यूचर का है। 2 मसले हल हो गए। एक तो इस जुमले में वर्ब है या नहीं है, पता लग गया वर्ब है। दूसरा, ये किस ज़माने का है, आने वाले, फ्यूचर का है। अब फ्यूचर का तो है स्टेप नंबर 3, फ्यूचर का तो है, फ्यूचर में तो इंडेफिनेट भी है, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस भी है, फ्यूचर परफेक्ट भी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी है। ये किससे बिलोंग करता है? ये फ्यूचर इंडेफिनेट से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनेट जो है वो सिंपल फ्यूचर वाले जुमले होते हैं जिनमें गा गी गे आखिर में आ जाता है। मैं कराची जाऊंगा, बस ये आसान सी बात है, इसको पहचानने की बड़ा ही आसान है, फ्यूचर इंडेफिनेट। अब अगला मरहला जो आएगा वो वॉइस का पहचानने का है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस के जुमले वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला होता है। अगर काम होगा तो यकीनन काम करने वाला भी होगा ना। तो यहाँ पर काम करने वाला क्या है? काम से पता लगेगा। काम क्या है? जाऊँगा, जाना। अब अपने आप से पूछें, जाना कौन जा रहा है भाई? मैं जा रहा हूँ। ये मैं जा रहा हूँ। अहमद थोड़ी जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो काम करने वाला हो गया मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। काम हो गया जाना। अब जब काम हो गया जाना, सब्जेक्ट हो गया काम करने वाला मैं, तो कहीं तो जा रहे होंगे आप जा रहे हैं, आप सब्जेक्ट हो गए, आपका जाना वर्ब हो गया। 2 मसले निमट गए, सब्जेक्ट भी वर्ब भी। और भाई काम आप करेंगे तो किसी भी चीज़ पे तो करेंगे ना। अब आप हंस रहे हैं, मैं बोलता हूँ हंस रहे हैं आप, मैं आपसे पूछता हूँ क्यों हंस रहे हैं, आप बोलते हैं मैं वैसे ही हंस रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा पागल हैं। पागल ही बोलेंगे ना भाई, फिजूल में हंस रहे हो। वो जो शख्स हंस रहा है वो सब्जेक्ट है, वो काम करने वाला है, उसका काम क्या है? हंसना। अब यकीनन कोई ना कोई वजह तो है, कोई उसको अचानक वाक़या याद आ गया जहन में जिस पे वो अचानक हंस पड़ा, कोई बात याद आ गई जिस पे वो अचानक हंस पड़ा, या कोई मैसेज पढ़ते हुए अचानक हंस पड़ा। कोई वजह तो है जो इस काम की वजह बनी, उसका हंसना। तो यहाँ पर वो अगर जा रहा है तो जाने वाला कौन है? मैं। कहाँ जा रहा है भाई? ऑब्जेक्ट क्या है? कराची। तो सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं। वर्ब क्या है आपका? जाना। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? कराची। जाने वाले आप हो गए, कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं, और जाना आपका वर्ब हो गया। ये तीनों चीज़ें जब आइडेंटिफाई हो गई तो अब फॉर्मूले का टाइम आ गया। एक्टिव वॉइस का जुमला है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब को ले लीजिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल या शेल। अब थोड़ा सा मसला होगा। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें नॉट लग जाएगा। मैं कराची जाऊंगा, अब ये क्या बनेगा, आई विल गो टू कराची या आई शैल गो टू कराची। अब प्रॉब्लम हो गई, आई विल गो टू कराची या आई शैल गो टू कराची, ये तो बाद में देखेंगे हम, लेकिन ये विल और शैल का मैं आपको पहले क्लियर बता दूं। आप अगर स्पोकन में यानी कि आम बातचीत के अंदर विल लगा दें, आई विल गो टू कराची, कोई बुरा नहीं मानेगा, सब समझ जाएंगे। अगर आप बोलेंगे आई शैल गो टू कराची, अब भी कोई बुरा नहीं मानेगा, सब समझ जाएंगे हाँ आप कराची जाएंगे। दुनिया में दो किस्म की अंग्रेज़ी ज़बान बोली जाती है, एक अमेरिकी जो है वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, और दूसरी अंग्रेज़ी जो कि अंग्रेज़ों की है, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि इंग्लिश की है, इंग्लैंड के रहने वालों की है, बरतानिया के रहने वालों की है, एक्चुअल ज़बान तो उनकी है ना, तो वो तो बड़ा एहतियात करते हैं अपनी ज़बान में। अमेरिकन की ज़बान इंग्लिश थोड़ी है, इंग्लिश लैंग्वेज उनकी ज़बान थोड़ी है, इन्होंने तो उधार ली हुई है बरतानिया वालों से, इंग्लैंड वालों से, यूके वालों से। बात समझ आ रही है? तो अमेरिकन जो हैं वो अब विल शैल का इस्तेमाल करते ही नहीं है, विल ही लगाते हैं सब जगह, विल 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 चलता है, तो स्पोकन में चलता है। लेकिन जब आप लिखत की बात करते हैं, रिटन की बात करते हैं, तो अलर्ट हो जाइए कि लिखने में आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि बोलने और लिखने में फ़र्क है। जब आप बोल रहे होते हैं तो आपका टोन जो होता है, आपका लहजा जो होता है, आपका स्टाइल जो होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, आपकी आई कांटेक्ट जो होता है, आपका गेस्चर्स जो होते हैं, वो सबको सामने वालों को बता रहे होते हैं कि आप क्या बात करने वाले हैं। समझ आ गई बात? लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो ये पता नहीं लगता कि आपने ये जुमला लिखा है, आप गुस्से में हैं या सीरियस हैं या मजाक के मूड में। समझ आ गई बात? तो बहरहाल आगे चलते हैं। तो यहाँ विल और शैल, विल कहाँ आएगा, शैल आएगा, तो इसको तो बाद में देख लेंगे। पहले तो सिंपल इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, आई विल शैल दोनों ही लगा देते हैं, गो टू कराची। ठीक है भाई, विल भी लगा दिया, शैल भी लगा दिया। आगे देखेंगे इसके बाद क्या होगा। आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल शैल हो गया, और गो मेन वर्ब हो गया। देखें तरतीब देख लें, तरतीब देख लें। नंबर 1 पे सब्जेक्ट को रखा है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को रखा है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है, और फिर ऑब्जेक्ट को रखा है। आई विल या शैल गो टू कराची। ओके फाइन, ये तो मसला हल हो गया। नेगेटिव अगर इसका बनाना हो तो आई विल नॉट गो टू कराची, मैं कराची नहीं जाऊँगा। अब मैं ये इतनी तेज़ी से जो बता रहा हूँ, तो मेरे जहन में ये बात है कि मुझे जो सुनने वाले हैं वो बिगिनर नहीं हैं जी, वो एडवांस 1 के बच्चे हैं, जो 25th लेक्चर पे आ गए हैं, जो बेसिक्स लैंग्वेज निपटा चुके हैं, उनको सब समझ में आ रही है बात। जो बिल्कुल नए नए होंगे उन्हें तो सर पे से गुजर रही होगी, पता नहीं सर क्या बातें बता रहे हैं। लेकिन जो पुराने बच्चे शुरू से साथ आ रहे हैं उनको कन्फ्यूजन नहीं होगी, वो तो समझ जाएंगे कि क्या समझाना चाह रहा हूँ। आई हैव अ डिफरेंट वे टू टीच, मेरा एक मुख्तलिफ तरीका है सिखाने का। तो ये तरीका आपको दूसरी जगह तो शायद ही कहीं से मिले भाई। इंग्लिश को सिखाना उर्दू के थ्रू, या आजकल शायद ही कोई आपको ऐसा कोई मिले जो कि बताएगा कि भाई उर्दू के थ्रू इंग्लिश सीखें। सब यही बोल रहे होंगे इंग्लिश 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 इंग्लिश, पागलों की तरह। हो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अब मैं इंग्लिश यहाँ पे सिखा रहा हूँ, मुझे देखा आपने कोई मैंने अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोला है? नहीं, इंग्लिश सिखा रहा हूँ, लिखा है थोड़ा बहुत। इंग्लिश सिखाने वाले तो बात ही स्टार्ट से लेते हैं, स्टार्ट ही जो है वो इंग्लिश से शुरू करेंगे। मैं तो नहीं की। इट डज़ नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। नो नो नो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तभी तो सिखा भी रहा हूँ, लिखने में भी, बोलने में भी, पढ़ने में भी, समझने में भी। तो ज़रा बात को समझिए। अब आगे चलते हैं ज़रा। नेगेटिव बनाना होगा, आई विल नॉट गो टू कराची। पॉजिटिव, आई विल गो टू कराची। नेगेटिव, आई विल नॉट गो टू कराची। इंट्रोगेटिव, सवालिया, विल आई गो टू कराची, क्या मैं कराची जाऊँगा? मैं कराची क्यों जाऊँगा? वाई आई विल गो टू कराची। मैं कराची कब जाऊँगा? वैन आई विल गो टू कराची। मैं कराची कहाँ जाऊँगा? वेयर आई विल गो टू कराची। बात समझ आ रही है? अब आगे चलते हैं। ये विल और शैल का मसला हल करें, विल और शैल का मसला हल करें ज़रा। इसके लिए दोबारा हेल्पिंग वर्ब वाले आ जाइए। शुरू से जो मैं आपको
9 जो है ना, 9 सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ, 9 सब्जेक्ट्स जो बता रहा हूँ, आपके जुमले की ट्रांसलेशन इससे बाहर हो ही नहीं सकती। जब आप तर्जुमा करने जाते हैं ना, जुमले को ट्रांसलेट करने जाते हैं, तो आप पहला वर्ड जो ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है। ये 9 किस्म के होते हैं। क्या है? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी कि वाहिद नाम। दूसरा क्या है? यू। और तीसरा क्या है? दे, वी को पहले रख लो, वी, दे, प्लूरल नाउन, आई को भी रखो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए टोटल 9। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब भी कोई जुमला आप ट्रांसलेट करने जा रहे हैं ना, तो आप देखिए इनसे बाहर होगा ही नहीं कोई। चैलेंज करता हूँ मैं, इन्हीं में से होगा। मिसाल के तौर पर अहमद, मैं कराची जाऊँगा, हम कराची जाएंगे, हम कराची जाएंगे, ये एक सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए इन्हीं में से कोई एक होगा। आई का मतलब है मैं, कहाँ वहाँ कहीं मैं लिखा हुआ है? नहीं, ये नहीं होगा। वी का मतलब हम, वहाँ हम लिखा हुआ है? हम है वो रहा, ये आ गया वी। वी विल गो टू कराची। तो ये 9 जो हैं इनको घोल के पी लें आप, जिसमें से ये सिंगुलर नाउन का मतलब है वाहिद नाम। मिसाल के तौर पे बॉय, ये वर्ड जो बॉय है ये नाम है इंसान की एक जिन्स का, और इसका प्लूरल क्या होगा? प्लूरल नाउन बॉयज़, बॉयज़ इसका प्लूरल हो गया। कंट्री, कंट्रीज़। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ज़रा विल और शैल का मसला हल करें। विल और शैल कहाँ आएगा? मिटा दो इसको मिटाते नहीं है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ। मैं कराची जाऊँगा, मैं कराची जाऊँगा। नॉर्मल सा मैं कहता हूँ, इसको ट्रांसलेट करें। आप बोलेंगे सर कोई मसला नहीं है, आई विल गो टू कराची। हो गया, आप मुतमईन हैं? गलत है। क्या कहा मैंने? रॉन्ग। विल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, ये आएगा आई शैल गो टू कराची। क्यों सर? रूल कहता है जी, रूल कहता है। रूल कहता है अगर आपके पास क्या आ जाए? आई वी, ये 9 है टोटल, इन 9 में से 2 ले लीजिए, 7 बच जाएंगे। आई और वी जब भी आएगा आप शेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शेल लगाएंगे। इनके अलावा जो भी आएगा उसके साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। अब इसके बाद ये टोटल कितने हैं? 9 है ना, इसमें से ये आई निकल गया और वी निकल गया, बचा क्या है? ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, यू, दे प्लूरल नाउन। ये 7 बज गए। अब मैं इनको ट्रांसलेट भी यहाँ करके दिखाता हूँ। अब सब तो मैं लिख नहीं सकता, इसलिए वर्बली सुन लीजिएगा। मैं कराची जाऊँगा, आई विल नॉट, आई शैल गो टू कराची। कितनी बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं, लेकिन स्पोकन में चलता है ना, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर कहीं इंटरव्यू पे चले गए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ गए, किसी मुकाबले के इम्तिहान में बैठ गए, वहाँ तो एक एक चीज़ चेक की जाती है भाई। आप वहाँ पर विल बोलेंगे, वो सामने वाला इंटरव्यूअर सुन रहा होगा, लेकिन बोलेगा इसको विल और शैल के यूज़ का नहीं पता। समझ आ गई बात? आम जिंदगी में तो चलता है, लेकिन हर जगह नहीं चलता भाई। तो आई शैल गो टू कराची, इसको अगर मैं एक और सेंटेंस बनाऊँ, हम कराची जाएंगे, हम कराची जाएंगे। अब क्या बनेगा? ये वी शैल, विल नहीं आएगा, वी शैल गो टू कराची। समझ आ गई बात? क्यों? क्योंकि वी आ रहा है इसलिए शैल आएगा, आई आ रहा है इसलिए शैल आएगा। गुड हो गया ये। अब इसका इनके साथ भी बना के देख लें। आई और वी तो हो गया। दे, वो कराची जाएंगे, वो कराची जाएंगे, दे विल गो टू कराची। लड़के कराची जाएंगे, बॉयज़ विल गो टू कराची।
तुम कराची जाओगे, यू विल गो टू कराची। वो कराची जाएगा, ही विल गो टू कराची। वो कराची जाएगी, शी विल गो टू कराची। इट के लिए हमें एक अलग से सेंटेंस बनाना पड़ेगा, इसमें तो बात नहीं बनेगी। आपको पता है इट के अलग यूजेस होते हैं। इट को हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल पहुंचने में कितना वक्त लगता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। स्कूल पहुंचने में कितना वक्त लगता है, हाउ लॉन्ग। जब कितने वक्त की बात आती है तो हाउ लॉन्ग स्कूल पहुंचने में, हाउ लॉन्ग विल इट। आ गया विल। विल क्यों आया, शेल क्यों नहीं आया, क्योंकि इट आ रहा है भाई। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच स्कूल। समझ आ गई बात। तो इट में भी विल आएगा। सिंगुलर नाउन में अहमद कराची जाएगा, सिंगुलर नाउन है, अहमद विल गो टू कराची। मैं कराची जाऊंगा, आई शैल गो टू कराची। हम कराची जाएंगे, वी शैल गो टू कराची। बाकी सबके साथ विल आएगा। कोई टेंशन है, टेंशन है, एक टेंशन है अभी। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं कराची जाऊंगा, मैं कराची जाऊंगा, मैं ज़रूर कराची जाऊंगा, मैं ज़रूर कराची जाऊंगा। अब आपने देखा मैं आ गया तो आई आ गया, आई आ गया तो आपने बोला शैल लगेगा। नहीं भाई, अब विल लगेगा, अब विल लगेगा। आई विल गो टू कराची। वाई? आई शैल गो टू कराची यहाँ सही है, पहले वाला जुमला लिखा हुआ है। आई शैल गो टू कराची, मैं कराची जाऊँगा, बिल्कुल सही है। मैं ज़रूर कराची जाऊँगा, आई विल गो टू कराची। अब ये विल क्यों लग गया आई के साथ, क्योंकि ज़रूर आ रहा है। इरादे की पुख्तगी अगर ज़ाहिर हो रही हो जुमले में, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अगर ज़ाहिर हो रही हो जुमले में, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यानी इरादे की पुख्तगी, ज़िद्दीपन, मैं ज़रूर ये करूँगा। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पुख्ता इरादा अगर आ रहा उसके अंदर, तो आप फिर आई के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। बात समझ में आ गई। अब इसी को और हम करते हैं। हम कराची जाएंगे, नहीं, हम ज़रूर कराची जाएंगे, हम ज़रूर कराची जाएंगे, हम ज़रूर कराची जाएंगे। इसमें भी ज़रूर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वी शैल नहीं आएगा, अब आएगा वी विल गो टू कराची, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। पहले आई वी के साथ शैल आ रहा था, अब आई वी के साथ विल आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपका जुमला शो कर रहा है। तो भले फिर आई हो, भले फिर वी हो, फिर शैल नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह इन 7 सब्जेक्ट्स की शर्त भी बदल जाएगी। कैसे, देखते हैं। इसको ले लेते हैं। तुम कराची जाओगे, तुम कराची जाओगे, क्या बनेगा इसका, यू विल बनेगा। यू आ रहा है ना, तो विल लगाएंगे, यू विल गो टू कराची। अब देखिए, तुम ज़रूर कराची जाओगे, इरादे की पुख्तगी आ गई, कराची जाओगे। अब यू के साथ विल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, यू शैल। देखें कितनी बारीकी है, यू शैल गो टू कराची, तुम ज़रूर कराची जाओ। इसी तरह वो ज़रूर कराची जाएंगे, पहले वो वाला बनाते हैं आसान वाला। वो कराची जाएंगे, दे विल गो टू कराची। वो ज़रूर कराची जाएंगे, दे शैल गो टू कराची। लड़के कराची जाएंगे, बॉयज़ विल गो टू कराची। लड़के ज़रूर कराची जाएंगे, बॉयज़ शैल गो टू कराची। वो ज़रूर कराची, वो कराची जाएगा, ही विल गो टू कराची। वो ज़रूर कराची जाएगा, ही शैल गो टू कराची। इसी तरह ये सब भी हो जाएगा। बात समझ आ गई। अब चलते हैं यहाँ पर हम सेंटेंसेस कुछ प्रैक्टिस के ले लें। मिटा दूँ ये।
क्या है भाई सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट के? अमजद देर से स्कूल पहुंचेगा, प्रैक्टिस। अमजद देर से स्कूल पहुंचेगा। पहुंचने को रीच कहते हैं। रीच मतलब पहुंचना। स्कूल तो पता ही है आपको, देर से लेट हो जाता है। अच्छा, दूसरा क्या सेंटेंस है? हम इस साल इम्तिहान ज़रूर देंगे। हम इस साल इम्तिहान ज़रूर देंगे। इम्तिहान देना, गिव एग्जामिनेशन। टेक नहीं आएगा, ओ सॉरी, टेक एग्जामिनेशन आएगा। टेक एग्जामिनेशन, ये हम कहते हैं ना एग्ज़ाम देंगे, तो देंगे में गिव नहीं आएगा। यहाँ पर देंगे में गिव नहीं आएगा, याद रखे, टेक आएगा। स्टूडेंट की तरफ से टेक एग्ज़ाम आता है, टीचर की तरफ से गिव एग्ज़ाम आता है, ये मत भूलिएगा। अच्छा, और क्या है? बाकी तो आसान है। वो अपने कसूर का एतराफ़ करेगा। वो अपने कसूर का एतराफ़ करेगा। एतराफ़ को क्या कहते हैं? कन्फेस। कन्फेस, ठीक है। कसूर को क्या बोलते हैं? फॉल्ट, या मिस्टेक भी कह लें आप, कोई मसला नहीं। कन्फेस मतलब एतराफ़ करना, मतलब मान लेना, और कसूर का मतलब फॉल्ट। चौथा सेंटेंस देखें, वो मुझसे ज़रूर माफ़ी मांगेगा। वो मुझसे ज़रूर माफ़ी मांगेगा। 4 सेंटेंस बहुत हैं प्रैक्टिस के लिए। वो मुझसे ज़रूर माफ़ी मांगेगा। वो मुझसे ज़रूर माफ़ी मांगेगा। अब यहाँ पर माफ़ी मांगने को कहते हैं अपोलोजाइज़। अपोलोजाइज़ मतलब माफ़ी मांगना। ये मेरा नंबर है 2667371। ज़ीरो 333266737 ये मैंने 4 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए। अगर आपको मज़ीद क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। अब यार यहाँ पे सब लिखना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल काम है। कम से कम 20 सेंटेंसेस 30 सेंटेंसेस आपके पास होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे पास पढ़ें, आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे कि सर वो मुझे जो है ना वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दें। भले किसी के भी बोलें आप, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के, एक्टिव वॉइस के, पैसिव वॉइस के, किसी के भी हों, आप मुझे बोलेंगे सर प्रैक्टिस वाली एक्सरसाइज दे दीजिए, मैं आपको पिक बना के व्हाट्सअप कर दूँ। टेंशन नहीं। यहाँ लिखना थोड़ा सा जो है ना, अभी 4 ही लिखे हैं और इनकी हिंट्स, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है अब्दुल गनी, टेंशन नहीं लेनी, दिल लगा के पढ़ें। आप मुझे दुआओं में याद रखें, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। साइंस के बच्चे परेशान नहीं हो, ठीक है। फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स इंशाल्लाह सब साथ चलती रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।